नमस्कार आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डॉट की यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 अगर आप देखें लॉ ऑफ डॉट्स की तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी एंड उसके बाद दो आपकी लायबिलिटीज और हैं, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका डेफर्मेशंस। तो ये बेसिकली आपके 4 टॉपिक्स हैं, अगर हम इनको अलग अलग गिने तो 5। ठीक है, अब क्या है इसमें बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करें अगर तो वाइकेरियस लायबिलिटी जनरली 5 मार्क्स में आती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 12.5 में अकेले भी पूछते हैं एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी को जनरली 5 मार्क्स में पूछते हैं। इन दोनों को क्लब करके एक साथ 12.5 में पूछा जा सकता है। सोवरेन इम्यूनिटी जनरली 5 मार्क्स में आती है एंड डेफर्मेशंस 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी और डेफर्मेशंस को एक साथ मिला के भी 12.5 में पूछा जा सकता है। तो ये इसका मार्क्स का बाइफिकेशन रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वाइकेरियस लायबिलिटी। मतलब क्या है? रिस्पोंडिएट सुपीरियर। मतलब इसका क्या है? वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब ये होता है कि एक पर्सन जिसकी वजह से रॉन्ग कमिट हो रहा है या फिर सिविल रॉन्ग हो रहा है, वो पर्सन ना लायबल होके उसका मास्टर जो है, जिस उसने उस पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, उसको लायबल किया जाता है। मतलब उस पर्सन को जो कि उसका मास्टर है उसको लायबल करेंगे ताकि वो कंपनसेशन पे करे। तो वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ लीगल प्रिंसिपल अंडर विच वन पर्सन और एंटिटी इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ द अनदर। मतलब वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है, जो ओमिशन कर रहा है, वो पर्सन नहीं, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन लायबल हो रहा है। ठीक है, अब इस रिस्पोंडिएट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द सुपीरियर और मास्टर आंसर। मतलब जो मास्टर है, जो उस सर्वेंट का मास्टर है, उसको आंसर करने दो। अब उसके बाद इसके देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। फर्स्ट इज रिलेशनशिप। मतलब क्या है? जो भी पर्सन एक्ट कर रहा है और जिस पर्सन को हम सजा दे रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब क्या है? अ रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका रॉन्गफुल एक्ट्स। अ टॉर्ट लॉ और अनलॉफुल एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड। मतलब रॉन्गफुल एक्ट अगर होगी नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कोई भी डैमेजेस की। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप मतलब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप, और दूसरा रॉन्गफुल एक्ट होगी तभी उसका कंपनसेशन होगा या फिर ओमिशन। नेक्स्ट आपका है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड विद इन द कोर्स एंड द स्कोप ऑफ रिलेशनशिप। मतलब जो एक्ट हुई है, जो रॉन्गफुल एक्ट हुई है, जिसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है, वो एक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में होनी चाहिए। मतलब विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इफ अ डिलीवरी ड्राइवर negligently causes an accident while delivering goods for their employee, the employer may be held liable। एक पर्सन जो कि ड्राइवर की तरह अपॉइंटेड है और उसका काम क्या है? एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह डिलीवर करना। तो अगर वो डिलीवरी के कोर्स में जा रहा है, डिलीवर करने जा रहा है, उसके बीच में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए मास्टर जो है, मतलब एम्प्लॉयर है, वो लायबल हो सकता है। बट इसमें मे लगा हुआ है, मतलब मे और मे नॉट बी, दोनों चांसेस हैं, येस और नो के। ठीक है, तो मे और मे नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस मास्टर को भी रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है। देन आ जाइए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो कि हम बोलते हैं एजेंसी, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी। अ रियल एस्टेट एजेंट कमिट्स फ्रॉड व्हाइल नेगोशिएटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, द एजेंट में बी हेल्ड लायबल। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था कि जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, तो मास्टर जो बोलेगा उसको फुलफिल करने के लिए सर्वेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो अगर वो फ्रॉड करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल जिसने उसको अपॉइंट कर रखा है एज एन एजेंट, वो लायबल होगा। देन पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। पेरेंट में बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द माइनर चाइल्ड इन सर्टेन ज्यूरिसडिक्शंस। ठीक है, हर केस में नहीं, बट सर्टेन ज्यूरिसडिक्शंस में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन दीज आर योर केस लॉज, ये आप खुद रेफर करेंगे, और केस लॉज इजी है, सिंपल है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आ जाइए नेक्स्ट, ये भी आपका केस लॉ ही है, ये भी आप मेंशन करेंगे। देन उसके बाद रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स अंडर दिस प्रोविजन। मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी में, वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। मतलब लेट द मास्टर आंसर अबाउट द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। मतलब जो मास्टर है, द एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज इफ सच एक्शंस अकर विद इन द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल टेस्ट। डिटरमाइंस द लायबिलिटी बेस्ड ऑन वेदर द एम्प्लॉयर हैड कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज एक्शंस और नॉट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रोल होगा एम्प्लॉय के एक्शन पे तो ही वाइकेरियस लायबिलिटी में वो पर्सन पनिश होगा। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर का कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टाइप का सीन है, तो उस केस में उस पर्सन की लायबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब उसके एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। देन उसके बाद क्लोज कनेक्शन टेस्ट। लायबिलिटी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वेदर द रॉन्गफुल एक्ट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी और नॉट।
मतलब क्या है, जो रॉन्गफुल एक्ट हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है या डैमेजेस हुए हैं, वो एक्ट क्या एम्प्लॉय की ड्यूटी से क्लोजली कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय की ड्यूटी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, तो उस केस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती मास्टर की या फिर एम्प्लॉयर की। देन उसके बाद एक्सेप्शंस क्या है। फर्स्ट, एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो हमारी बातों से क्लियर हो गया हमारी डिस्कशन से कि जो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर की एक्ट्स हैं उसके लिए एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ एन एम्प्लॉय एक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर ड्यूटीज द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। ठीक है। एग्जांपल, एन एम्प्लॉय कमिट्स अ क्राइम अनरिलेटेड टू देयर जॉब। एग्जांपल, डिलीवरी ड्राइवर यूजिंग कंपनी व्हीकल फॉर पर्सनल एरेंड्स एंड कॉजिंग हार्म। मतलब खुद के यूज, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है और अगर पर्सनल यूजेज पे यूज करते हुए कोई हार्म हो जाए तो उस केस में एम्प्लॉयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज उसके जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके आउटसाइड द स्कोप है। तो आउटसाइड अगर कुछ हुआ है पर्सनल कैपेसिटी में तो उस केस में एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं बता चुका हूं, जहां पे क्या है कि एक पर्सन जो कि मास्टर तो है, मतलब जिसने एम्प्लॉयर तो वो है, बट जो पर्सन काम कर रहा है, मतलब जो एम्प्लॉय है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, उसमें वो कमांड नहीं दे रहा या फिर उसके ऊपर होल्ड पूरी तरीके से नहीं है, तो उस केस में क्या है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। Employers are generally not liable for the wrongful acts of the independent contractors unless the act involved a non-delegable duty or the act was inherently dangerous। इसको बोलते हैं strict liability। और ठीक है, तो अगर ये केस है जहां पे इनहेरिटेंटली डेंजरस है कोई एक्ट, तो उस केस में जो सर्वेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्लस उसका मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो सर्वेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर डिपेंडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इनहेरिटेंटली डेंजरस है तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एंड उसका मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। देन स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस क्या है। सम स्टैट्यूट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक एक्सेप्शंस वेयर वाइकेरियस लायबिलिटी डज नॉट अप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं इन इंडिया द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी वाज इवॉल्व्ड इन सीताराम मोतीलाल कलाल वर्सेस शांतनु प्रसाद जयशंकर भट्ट। ठीक है, ये केस हुआ था। इस केस में ये डॉक्ट्रिन के एवोल्यूशन हुआ था इस केस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके फैक्ट्स क्या थे। द ओनर ऑफ द कार सीताराम मोतीलाल कलाल लेंट इट टू अ ड्राइवर। मतलब एक कार ओनर, उसने अपनी गाड़ी को एक ड्राइवर को दिया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। व्हाइल द ड्राइवर वाज यूजिंग द कार ही नेग्लिजेंटली कॉज्ड एन एक्सीडेंट लीडिंग टू अ क्लेम फॉर द डैमेजेस। मतलब क्या है, जब उस ड्राइवर को उन्होंने अपॉइंट करा और ड्राइवर उसको कार को यूज कर रहा था फॉर द पर्पस जिसलिए अपॉइंट किया गया है, और उस पर्पस में यूज करते हुए उस ड्राइवर ने एक एक्सीडेंट कमिट कर दिया। तो जब एक्सीडेंट कमिट हुआ तो एक्सीडेंट ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को डैमेजेस होंगे तो उस कंपनसेशन तो लेगा। तब ये लीगल इशू क्रिएट हुआ वेदर द ओनर ऑफ द व्हीकल could be held liable for the negligence of the person driving it, even if the driver was not acting under the direct instructions of the or the benefit of the owner at the time of the accident। मतलब क्या है, जब कोई भी व्यक्ति ड्राइव कर रहा होता है तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मास्टर इंस्ट्रक्शन दे पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो ड्राइव कर रहा है उसको कभी कभार अपनी सूझबूझ से काम करना पड़ता है, और अगर वो अपनी सूझबूझ से काम करे तो क्या उसकी सूझबूझ का जो कंपनसेशन है, जो उसका हर्जाना है, उसके मालिक को भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं। ठीक है, अब इसकी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस से ये डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इवॉल्व हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द ओनर वाइकेरियसली लायबल। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ड्राइवर वाज एक्टिंग एज ओनर्स एजेंट व्हाइल ड्राइविंग द कार एंड द ओनर वाज देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर द ड्राइवर्स नेग्लिजेंट एक्ट। मतलब क्या है, ड्राइवर को एक ऑनर ने अपनी ड्यूटी में लगाया है एंड देन उस ड्यूटी की वजह से ही वो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है, और अगर उस गाड़ी को चलाते हुए कोई भी एक्सीडेंट कमिट हो जाता है तो क्या होगा, ऑनर रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल कैपेसिटी में होगी, अगर जेल वगैरह होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज जो सिविल कंपनसेशन है, क्योंकि ड्राइवर की सैलरी कितनी ही होती है वो किसी को कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो उसका जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब दी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन दिस इज द प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मास्टर की या फिर एम्प्लॉयर की, वो किसकी वजह से आती है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की वजह से आती है। देन कंट्रोल टेस्ट, मैंने बताया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैसे होना है वो एम्प्लॉयर नहीं बताता या फिर मास्टर नहीं बताता, तो वो क्या है, कंट्रोल टेस्ट में वो फेल हो जाता है। बट अगर कंट्रोल टेस्ट में इफ द मास्टर रिटेन्स द कंट्रोल ओवर द सर्वेंट्स एक्शन, मतलब जो सर्वेंट के एक्शंस हैं उस पर अगर मास्टर का कंट्रोल है तो इन दैट केस वो कंट्रोल टेस्ट को पास कर रहा है, और अगर कंट्रोल टेस्ट को पास कर रहा है तो इसका मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी का उस पर स्कोप आ जाएगा। देन पर्पस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, द डॉक्ट्रिन इज एम टू इंश्योरिंग जस्टिस फॉर थर्ड पार्टीज who suffer due to the wrongful acts committed by someone acting under the
अनदर्स अथॉरिटी। अब नेक्स्ट ये सिग्निफिकेंस है, ये आप देख लेंगे, उसके बाद ये सिग्निफिकेंस आपको मेंशन कर देनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। सोवरेन इम्यूनिटी का मतलब ये सिंपल समझ लीजिए कि सोवरेन इम्यूनिटी का मतलब ये होता है एक पर्सन जो कि सोवरेन है, मतलब किंग है, उसके ऊपर एक इम्यूनिटी वर्क करती है ताकि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके। एक डॉक्टर है, अगर उसके ऊपर परमानेंट एक प्रेशर रहेगा कि अगर पेशेंट के साथ कुछ हो गया तो उसको जेल हो जाएगी, तो क्या वो अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म कर पाएगा? आंसर इज नो। तो अगर एक सोवरेन पर्सन है जिसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं देश की, तो अगर वो पर्सन इम्यून नहीं होगा और उसको हर वक्त एक डर सताता रहेगा कि उसके ऊपर कोई भी केस हो सकता है फॉर सिविल लाइबिलिटीज, तो उस केस में वो उसको एक इम्यूनिटी दी गई है जिसको बोलते हैं सोवरेन इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसका मैगजीन याद करेंगे आप, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर, द किंग कैन नॉट डू एनी रॉन्ग। मतलब द किंग मतलब द लीडर ऑफ द कंट्री इज नॉट लायबल, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। दिस केस वॉज इवॉल्व इन द केस ऑफ P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन इस केस में इवॉल्व हुई थी। अब देखते हैं इसकी क्या है। फर्स्ट, एब्सोल्यूट वर्सेज रिस्ट्रिक्टिव सोवरेन इम्यूनिटी। मतलब क्या है? द स्टेट इज कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शंस। अगर स्टेट कोई एक्शंस कर रहा है जो कि उसकी सोवरेनिटी से लिंक करता है, तो वो क्या है? प्योरली कंप्लीटली इम्यून है। ठीक है, अब सोवरेनिटी से कौन से लीगल एक्शंस लिंक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। रिस्ट्रिक्टिव कब होगी? इम्यूनिटी इज लिमिटेड टू सोवरेन और गवर्नमेंट फंक्शंस, व्हाइल नॉन सोवरेन फंक्शंस और कॉमर्शियल और प्रॉपर्टी एक्ट डू नॉट एंजॉय इम्यूनिटी। मतलब क्या है? जो नॉन सोवरेन फंक्शंस होंगे वो भी गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर रही है और सोवरेन फंक्शंस भी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। अब इसका बाइफिकेशन कैसे होगा? अगर कोई भी फंक्शन कॉमर्शियल या प्रोप्राइटरी एक्ट से रिलेटेड है तो उस केस में वो नॉन सोवरेन फंक्शन होगा, और अगर कोई फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट रिलेटेड है तो उस केस में वो क्या होगा? सोवरेन फंक्शन होगा। देन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्ट ऑफ वॉर, डिफेंस, फॉरेन डिप्लोमेसी, गवर्नेंस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स। ठीक है, अगर कोई भी डिसीजन इस ड्यूरेशन में लिया जाता है या इस एस्पेक्ट में लिया जाता है तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। इस चीज के लिए उनको इम्यूनिटी दी गई है कि उनको इस चीज के लिए कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। नॉन सोवरेन फंक्शंस जैसे रनिंग अ रेलवे, मैनेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल एक्टिविटीज डू नॉट एंजॉय इम्यूनिटी इन मैनी ज्यूरिसडिक्शंस। ठीक है, मतलब क्या है? जो भी रेलवे वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो भी स्टेट कर रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, उसको उस एस्पेक्ट में सोवरेन फंक्शंस, सोवरेन इम्यूनिटी नहीं दी जाती क्योंकि ये नॉन सोवरेन फंक्शंस है, ये नॉन सोवरेन फंक्शंस है। देन रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स क्या है? गवर्नमेंटल वर्सेस नॉन गवर्नमेंटल फंक्शंस। ठीक है, सोवरेनिटी अप्लाइज ओनली टू द गवर्नमेंटल फंक्शंस, दैट इज सोवरेन, एंड नॉट टू कॉमर्शियल और प्रोप्राइटरी फंक्शंस। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ द सोवरेन। A state may waive immunity by express or implied consent to legal proceedings। अगर स्टेट चाहे तो अपनी सोवरेनिटी को वेव कर सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कर्ण ने जब चाहा था तो अपने कवच और कुंडल को छोड़ दिया था, वेव कर दिया था। तो उस केस में सिमिलरली स्टेट के पास भी पावर है कि अगर वो चाहे तो अपनी सोवरेनिटी को रिमूव कर सकता है या फिर वेव कर सकता है। देन एक्ट ऑफ स्टेट डॉक्ट्रिन दैट कोर्ट इन वन कंट्री डू नॉट क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ एक्शंस परफॉर्म बाय अनदर स्टेट विद इन इट्स ओन टेरिटरी। मतलब क्या है? इंडिया का कोई भी कोर्ट दूसरे स्टेट की टेरिटरी के क्वेश्चंस नहीं कर सकता, ना ही वो कोर्ट कर सकता है अगर सोवरेन इम्यूनिटी का प्रोविजन वहां पे लगा हुआ है तो। देन दीज आर योर केस लॉज। ये आपका केस है जिसमें ये सोवरेन इम्यूनिटी की डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई थी, तो आप देख लेंगे। देन आपका ये केस है जो कि सोवरेन इम्यूनिटी पे बेस्ड है। तो बेसिकली अगर आप इसमें ये वाला केस मेंशन कर देते हैं तो आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। बट अगर आपको एज चाहिए दूसरों के ऊपर तो आप ये केस भी मेंशन कर दीजिए, एंड देन दिस केस ऑल्सो यू कैन मेंशन। ठीक है, उसके बाद देन दीज आर योर एक्सेप्शंस क्या है? नॉन सोवरेन फंक्शंस, ये हम कर चुके डिस्कस। स्टेटरी वेवर की स्टेट खुद चाहे तो वेव कर सकता है। देन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर सोवरेन फंक्शन करते हुए किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए उस केस में क्या होगा? वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, बेशक वो सोवरेन फंक्शंस में वायलेट हुआ हो। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? कस्टोडियल टॉर्चर केसेस जो है वो क्या है? सोवरेन फंक्शन ही है, मतलब स्टेट का ही है जो अरेस्ट वगैरह करता है, क्योंकि स्टेट जो है पुलिस इज ऑल्सो अ स्टेट। तो अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या फिर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है स्टेट की तो वो स्टेट को फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसमें स्टेट डिनाई नहीं कर सकता। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया स्टेट ने तो क्योंकि वो सिविल हो गया, मतलब कॉमर्शियल इन नेचर हो गया, तो अगर कॉमर्शियल है तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन सोवरेन फंक्शन है।
देन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी स्टेट ने तो उस केस में क्या है, स्टेट को जवाब देना पड़ेगा इन केसेस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। देन दीज आर योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, ये आप मेंशन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। एंड देन दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये दो आपके टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, जिसके वीडियो का टाइटल है डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व कैसे हुई। तो एवोल्यूशन इसका हुआ था इस केस से, दैट इज रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। तो ये केस था बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इसका एवोल्यूशन हुआ था। और इस केस के जो फैक्ट्स थे वो सिंपल ये थे कि एक रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन होना था एक लैंड पे। अब उस रिजर्वायर में जो वाटर रखा गया था वो टूट गया था रिजर्वायर, और टूटने की वजह से वो वाटर चला गया था दूसरे की फील्ड में, और वहां पे जाकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, और वहां पे जाके बहुत सारा डैमेजेस हो गया था, दूसरे की फील्ड में चला गया था, तो जो दूसरा पर्सन था उसके में बहुत सारे डैमेजेस हो गए थे। अब उसने रेलेंट्स पे केस किया था, सॉरी फ्लेचर पे केस किया था, ताकि वो उस डैमेजेस को क्लेम कर सके। और ये हेल्ड हुआ था कि मेन चीज इसमें जो एस्पेक्ट है वो ये इन्वॉल्व है कि जिस पर्सन ने रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो पर्सन लैंड का ओनर था, और जो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुआ था। अभी वाइकेरियस लायबिलिटी में मैंने बताया कि अगर कोई इंप्लॉय है और वो अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका मास्टर, बट अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो वाइकेरियस लायबिलिटी में उसकी लायबिलिटी नहीं आती। बट यहां पे क्या हुआ, इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी माना गया कि उसकी लायबिलिटी भी उसके एम्प्लॉयर पे आएगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। अब इसमें देख लो, द डिफेंडेंट अ मिल ऑनर बिल्ड अ रिजर्वायर ऑन हिज लैंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लडेड अ कोल माइन ओन्ड बाय द प्लेंटिफ। मतलब प्लेंटिफ की क्या थी, कोल माइन थी, और वो क्या हुआ उसमें बाढ़ आ गई, मतलब पानी भर गया, बिकॉज ऑफ जो रिजर्वायर था वो टूट गया, वहां से पानी चला गया प्लेंटिफ की कोल माइन में, ठीक है। तो ये केस था। एंड देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ वाटर इवन दो देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट। मतलब कोई नेग्लिजेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द एक्ट्स या फॉर द लॉसेज दैट आर डन बाय देयर एक्ट्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स अप एंड कीप्स अ डेंजरस थिंग ऑन देयर लैंड इज स्ट्रिक्टली लायबल टू द हार्म कॉज्ड इफ इट्स एस्केप्स। अगर मान लो कोई शेर को पाल लेता है, बड़ा शौक है किसी का शेर पालने का, और शेर पाल ले और शेर निकल के किसी को खा जाए, तो उस केस में जो भी पर्सन मर रहा है या जिसको भी डैमेजेस हो रहे हैं तो वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल बनाएगा उस पर्सन को जो शेर अपनी फील्ड में लेके आया था, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट, डेंजरस सब्सटेंस, मतलब जो डेंजरस सब्सटेंस है, जो पर्सन है वो पहली बात तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहा है, और ना ही नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करने के साथ साथ जो सब्सटेंस लेके आ रहा है वो भी डेंजरस है, मतलब वो किसी को भी डैमेज कॉज कर सकता है। द डिफेंडेंट मस्ट हैव ब्रॉट और केप्ट समथिंग लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट एस्केप्स। अगर वो निकल जाए वहां से तो वो हार्म कॉज कर सकता है, तो ऐसा सब्सटेंस हम मानते हैं डेंजरस। देन स्केप, उसका निकलना जरूरी है। अगर कोई अपनी फील्ड पे लेके आए अपने रिस्क पे और वो उसकी फील्ड में रह जाए और वो स्केप करे ही ना वहां से, तो कैसी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई उसकी फील्ड में आके उसको छेड़खानी करेगा और फिर उसको लॉस हो जाए तो वो उस पर्सन की जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले तो वो ट्रेसपास कमिट कर रहा है, उसकी फील्ड में बिना परमिशन के घुस रहा है, ठीक है। बट अगर वो जो उसने सब्सटेंस रखा हुआ है वो स्केप कर गया तो उस केस में उसकी लायबिलिटी है जो उस सब्सटेंस को लेके आया था और अपनी फील्ड में रखा था, ठीक है। द सब्सटेंस और एक्टिविटी मस्ट स्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट्स प्रीमाइसेस और कंट्रोल, मतलब उस कंट्रोल से बाहर हो जाए या तो प्रीमाइसेस के बाहर हो जाए। देन नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर कोई नेचुरली सब्सटेंस ऐसा ग्रो हो रहा है जो कि डेंजरस है, अगर वो सब्सटेंस इलीगल है तो उसको हटाना पड़ेगा, बट अगर वो सब्सटेंस डेंजरस है बट नेचुरल है तो उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो नॉन नेचुरल होना चाहिए, वो आर्टिफिशियली कहीं से इंपोर्टेड होना चाहिए या फिर कहीं से उसको लाया गया हो, तो वो क्या होगा। और अगर वो स्केप कर जाए और वो डेंजरस हो तो उस केस में क्या होगा, वो लाइबल हो जाएगा अगर वो डैमेजेस कॉज कर दे तो। द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस मस्ट इन्वॉल्व अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ठीक है। देन डैमेजेस
एक्चुअल डैमेज और हार्म मस्ट अकर ड्यू टू द स्केप। जैसे जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस था, उसमें अगर सपोज दैट कि रिजर्वायर ना टूट के कोई भी डैम टूट जाता या फिर कोई ऐसा चीज टूट जाती जो कि नेचुरल था, सपोज डैम तो मैन मेड होता है, सपोज रिवर ओवर फ्लड हो जाता और उसकी वजह से कोल माइन में फ्लडिंग हो जाती, तो उस केस में क्या होता, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बिकॉज पहली बात तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, दूसरा कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और किसी ने उसको उसमें स्टोर करके नहीं रखा हुआ। तो अगर नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, नेचुरली कोई चीज हो रही है, तो उस केस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। देन सेकंड चीज क्या है, डेंजरस सब्सटेंस। नॉन नेचुरल मतलब नेचुरल नहीं होना चाहिए, डेंजरस होना चाहिए कि अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो उसको डैमेजेस कॉज कर सकता है। एंड थर्ड इज एस्केप, निकलना चाहिए, जहां पे रखा हुआ है उसको वहां से निकलना चाहिए, मतलब कंट्रोल जो प्लेंटिफ का, जो पर्सन लेके आया है उसको, उसका कंट्रोल खत्म होना चाहिए कि कंट्रोल के बाहर हो जाए। एंड नेक्स्ट इज डैमेज, अगर कंट्रोल के बाहर हुआ और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंट्रोल के बाहर हुआ और कोई नुकसान पहुंचाया तब प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी टॉर्ट का केस बनता है तो वो रिकवरी के लिए बनता है, मतलब किसी नुकसान से उभरने के लिए बनता है। तो अगर नुकसान नहीं हुआ, सारी चीजें हो गई बट नुकसान ही नहीं हुआ, तो कोई भी डैमेजेस नहीं बनते या फिर कोई भी कंपनसेशन नहीं बनता। देन उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। फर्स्ट, हजार्डस एक्टिविटीज, जैसे एक्सप्लोजिव फॉर कंस्ट्रक्शंस। जैसे अभी जो ट्विन टावर गिरना था नोएडा में, तो उसके लिए बहुत सारा प्रिकॉशंस लिया गया था, क्योंकि वहां पे एक्सप्लोजन करना था उस टावर का, तो वो गिरेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आसपास जो है कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते थे। तो पहले उसको कॉशनरी वे में देखा गया, देन उसको एग्जीक्यूट किया गया। देन स्टोरेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस को स्टोर करना जरूरी है, जो कि अगर स्केप करेगा तो हार्म कॉज करेगा, ठीक है। अ केमिकल फैक्ट्री स्टोरिंग टॉक्सिक मटेरियल्स दैट लीक इनटू अ नियर बाय रिवर पॉल्यूटिंग द वाटर, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है। देन कीपिंग डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स को कीप करना, जैसे शेर पालना, वही वाली बात, तो वो क्या होगा, हार्मफुल सब्सटेंस माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे शेर को पाला तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, आप शेर को डोमेस्टिक तो एनिमल तो वो है नहीं, तो आप उसको पाल तो नहीं सकते। देन आप अपनी फील्ड पे लेके आए, उसके बाद अगर वो एस्केप कर जाए बट किसी को डैमेजेस कॉज ना करे, गया था वापस आ गया, किसी को डैमेजेस कॉज नहीं करा, तो कोई भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। देन रेलिवेंट डॉक्ट्रिन्स क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, मतलब क्या है, प्रिकॉशन किसकी जिम्मेदारी है, जो प्रिंसिपल जो उसको लेके आ रहा है, जो प्रिंसिपल है उसका, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डॉक्ट्रिन्स दैट रीइंफोर्स लायबिलिटी ऑफ फॉर प्रिवेंटिंग हार्म। देन उसके बाद क्या है, एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, फर्स्ट प्लेंटिव्स फॉल्ट, अगर प्लेंटिव की खुद की फॉल्ट हो, एग्जांपल इफ द ट्रेसपासर कॉजिंग एन एस्केप ऑफ द डेंजरस सब्सटेंस, देन क्या है, वो उसकी फॉल्ट है। जैसे जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस था, अगर उसमें जो रेलैंड है वो उसकी वजह से ही रिजर्वायर टूटा होता, वो कूदा था उसके अंदर और देन उसने जो पाइप्स थे वो लीक कर दिए, तो उस केस में क्या था, वो रिस्पॉन्सिबल था, अब उसी की कोल माइन भर गई, तो उस केस में प्लेंटिव की ही खुद की गलती थी, क्योंकि उसने ट्रेसपास पहले किया, नहीं तो वो सब नहीं होता। तो इसलिए प्लेंटिव की फॉल्ट है, तो क्या होगा, खुद वो प्लेंटिव कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता अपनी ही गलती के लिए। देन एक्ट ऑफ गॉड, अगर भगवान या फिर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, ओएमजी तो सबने देखी होगी, तो एक्ट ऑफ गॉड तो जनरली सबको ही पता होगा कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। और जनरली ये जो फोर्स मेजोरे क्लॉज है, ये हर एग्रीमेंट में डाला जाता है कि मतलब अगर एग्रीमेंट हो रहा है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बट ड्यू टू फोर्स मेजोरे नहीं हो पाया, मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नहीं हो पाया, तो उस केस में कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। नेचुरल डिजास्टर्स दैट कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड और प्रिवेंटेड, ना उनको एंटिसिपेट कर सकते हो, ना सोच सकते हो, ना प्रिवेंट कर सकते हो, तो क्या होगा, वो एक्ट ऑफ गॉड होगा और उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर रिजर्वायर ब्रेक होता बट फ्लड की वजह से होता, तो उस केस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की अगर एक्ट है, सपोज ए वर्सेस बी चल रहा था, पता लगता है कि जो रिजर्वायर ब्रेक हुआ वो सी की वजह से हुआ था, कोई सी आया था वहां पे और वो आके उसका रिजर्वायर तोड़ के चला गया, उस केस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि उस पर्सन की होगी जिसकी वजह से हार्म हुआ है, तो वो जो सी पर्सन है उसको पकड़ा जाएगा। देन कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ने खुद ने कंसेंट किया है और कंसेंट में इन्वॉल्व थी रिस्क और रिस्क को ध्यान में रखते हुए प्लेंटिफ ने कंसेंट किया है, तो कोई भी हार्म नहीं होगा, मतलब कोई भी डैमेजेस पे नहीं करना होगा। देन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब क्या है, अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ में हुआ है, कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ से परमिशन लेके हुआ है, तो उस केस में कोई भी हार्म या फिर कोई भी डैमेजेस देने की जरूरत नहीं होती। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी वर्सेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, बट अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना।
अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से एक्सेप्शंस को माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। तो वही वाली बात मेरी याद रखो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से अगर एब्सोल्यूटली हमने सारे एक्सेप्शंस हटा दिए तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एंगेजमेंट इन हजार्डस एक्टिविटीज, सेम वही है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की है। देन नो एक्सेप्शंस, वही बता रहा हूं कि कोई भी एक्सेप्शंस अलाउड नहीं है। नॉट इवन एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड तक इन्वॉल्व नहीं है, इतना डेंजरस सब्सटेंस है। देन पब्लिक वेलफेयर एम्फेसिस, मतलब क्या है, द प्रिंसिपल प्रायोरिटाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब इसमें जो लॉस होता है, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लॉस होता है वो पब्लिक को होता है, मतलब मोर देन वन को होता है। सेफ्टी एंड द एनवायरमेंट ओवर द इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से ऊपर पब्लिक सेफ्टी को रखा जाता है या फिर एनवायरमेंट सेफ्टी को रखा जाता है। देन डेटरेंट इफेक्ट, इट सर्व एज डेटरेंस फॉर नेग्लिजेंस और अनसेफ प्रैक्टिसेस इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज, मतलब क्या है, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो डेटरेंस की तरह काम करती है कि अगर जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे केमिकल्स स्टोर करने वाले या फिर कोई भी रिएक्शंस कराने वाले, तो वो क्या है, वो इतने हजार्डस होते हैं कि अगर उनकी गैस लीक हो गई तो उस केस में वो बहुत सारे लोगों का मास किलिंग हो सकती है। तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हजार्डस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके लिए डेटरेंस का काम करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब एग्जांपल्स क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेज और केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्री कॉजिंग harm to nearby residents, pollution, environment pollution, contamination of water bodies due to release of untreated industrial waste, nuclear or radiological hazards, harm caused by the accident at nuclear plants और facilities। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये वाला केस था जिसमें ये लायबिलिटी इवॉल्व हुई थी, दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको ईयर याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसी मेहता जी के जितने भी केसेस हैं वो सब इसी नाम से हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें ईयर या फिर उस जो मेनली वो जिससे रिलेट होता है उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ओलियम गैस लीक केस था जिसमें ओलियम गैस लीक हो गई थी फ्रॉम श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से ओलियम गैस का लीकेज हुआ था, एंड देन जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को हेल्थ इश्यूज हो गए थे जो कि सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा। तब उन्होंने जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इवॉल्व किया और जिसमें बताया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केसेस में देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। ठीक है, मतलब आप इतना डेंजरस काम कर रहे हो कि आपके पास कोई एक्सेप्शन का ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए कि अगर किसी को डैमेज हुआ है, वो भी इतने मास लेवल पे डैमेज हुआ है, तो उस केस में आपको कंपनसेट करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। देन दिस इज द प्रिंसिपल इवॉल्व, सेम वही एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवॉल्व हुआ था। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये एक टेबल है, इसको आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये रेलेवेंट केसेस हैं स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी के। भोपाल केस भी जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एक पार्ट है, मतलब एग्जांपल है। भोपाल केस में भी जो बहुत सारे लोगों को लॉसेस हुए थे उसको रिपे किया गया था बाय वे ऑफ मनी, एंड देन दिस इज आल्सो अ केस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। उसके बाद रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स क्या है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब क्या है, एक पर्सन जो पॉल्यूटर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करेगा, वही पेमेंट करेगा। ठीक है, पॉल्यूटर मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड रिमेडिएशन ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज कॉम्प्लीमेंटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब क्या है, जो पॉल्यूटर है, जो पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है वही प्रिवेंट करेगा और वही रिमेडिएट करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सब वही करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब आपको प्रिकॉशन लेके चलना है ताकि आप किसी को डैमेजेस ना होने दें। एंड देन नॉन डेलीगेबल ड्यूटी, मतलब ऐसी ड्यूटी जो कि डेलीगेट नहीं की जा सकती, वो आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर उस पर कोई भी लॉस होता है तो आपको ही पे करना पड़ेगा, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जितने मर्जी उतने एग्रीमेंट बना लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। ठीक है, देन एक्सेप्शंस टू एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी डज नॉट परमिट एनी एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, ये ध्यान रखना। सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदारी बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, इसमें विक्टिम को ज्यादा सेंट्रिक रखा जाता है बजाय कि कंपनीज को या फिर द पर्सन हु इज द एक्यूज्ड। ठीक है, विक्टिम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। देन इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए ये लायबिलिटी बहुत जरूरी है कि अगर इंडस्ट्रीज को लिमिटाइज रखना है क्योंकि उनको कंपनसेशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है प्लस उनके अंदर एक डेटरेंस इफेक्ट डाल के रखना है कि इंडस्ट्रीज अपनी मनमानी हरकतें ना करें, तो उसके लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी बहुत जरूरी है। एंड देन जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ेगा। अप्रोच ऑफ इंडियन कोर्ट इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद पब्लिक सेफ्टी
एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, पब्लिक सेफ्टी भी हो और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। एंड देन दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देन दिस इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, और जिसको हम बोलते हैं डेफॉर्मेशंस। अब डेफॉर्मेशंस के अगर मैं सिंपल ट्रांसलेशन करूं तो उसको बोलते हैं मानहानि। अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दे दिया है जो उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है, मतलब फिजिकल इंजरी तो 0 है बट मेंटल इंजरी 100 है, तो अगर रेपुटेशन को हार्म करता है तो उस केस में क्या होगा, डेफॉर्मेशन होगा। ठीक है, डेफॉर्मेशन इज अ सिविल रॉन्ग दैट अलाउज एग्रीव पार्टी टू सीक कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू देयर रेपुटेशन। अगर रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, फिजिकल इंजरी कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, डेफॉर्मेशन। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट। अब मान लो ए ने बी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू था, तो क्या होगा, नो डेफॉर्मेशन, कोई डेफॉर्मेशन का चार्ज नहीं, जो बात बोली गई है सच बात बोली गई है, तो कोई भी डेफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपको डेफॉर्मेशन क्लेम करना है तो ये प्रूव करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट बोला गया है वो फॉल्स है, झूठा है। देन पब्लिकेशन, अगर ए ने बी को स्टेटमेंट बोला इन अ प्राइवेट रूम जहां सिर्फ ए और बी थे, तो उस केस में नो डेफॉर्मेशन। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी। अगर वहां सी पर्सन भी था, एक भी पर्सन और एक्स्ट्रा था उस रूम में, तो क्या हो जाएगा, पब्लिकेशन माना जाएगा। और वो रूम चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, प्लेस चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बट अगर एक भी पर्सन एक्स्ट्रा था वहां पे, तो क्या होगा, थर्ड पार्टी के अवेलेबल होने की वजह से वो क्या होगा, डेफॉर्मेशन होगा। अब मान लो ए ने बी को एक लेटर लिखा और लेटर का जो कवर पेज था उस पर लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। अब कॉन्फिडेंशियल होने के बाद भी इस लेटर को सी ने रिसीव किया और सी ने इसको ओपन कर लिया। अब उसमें कुछ डेफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, तो क्या ए लेवल होगा, आंसर इज नो, ए की लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि उसने कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, फिर भी इसने ओपन करा, तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। तो अगर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है तो उस केस में नो डेफॉर्मेशन। ठीक है, देन हार्म टू द रेपुटेशन, मतलब फिजिकल हार्म कुछ नहीं है, मेंटल हार्म है, आपकी इमेज पे हार्म है, आपकी जो इमेज बनाई हुई है उस पे हार्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफॉर्मेशन। Then identifiability, the statement must be reasonably understood to refer to the plaintiff। मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जिसमें आपने किसी का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, बट सब लोग वहां पे समझ गए कि किस लिए बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट माना जाएगा कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्लेंटिफ को, जिसके अगेंस्ट आपने बोला है, या फिर जिस पर्सन का आपने डेफॉर्मेशन के इंटेंशन के साथ बोला था, उस पर्सन को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो क्या माना जाएगा कि वो डेफॉर्मेशन के ही पार्ट है, मतलब वो डेफॉर्मेशन के लिए ही बोला गया है। देन टाइप्स ऑफ डेफॉर्मेशन दो होते हैं, एक लाइबल, एक स्लैंडर। तो अगर रिटन है, प्रिंटेड है और अदरवाइज परमानेंट फॉर्म ऑफ डेफॉर्मेशन है तो क्या है, लाइबल है। अगर स्पोकन है या फिर बाय वर्ड्स है, एक्शन है, जेस्चर है, तो क्या होगा, वो स्लैंडर होगा। लाइबल का एग्जांपल, न्यूज़पेपर फॉल्सली एक्यूजिंग समवन ऑफ embezzlement, and slander means a person falsely accusing a neighbor of theft during a community meeting। community meeting चल रही है और एक पड़ोसी को वो चोर बोल दे कोई पर्सन, तो क्या होगा, डेफॉर्मेशन होगा, बिकॉज वहां पे कोई भी उसके पास फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। देन दीज आर योर केसेस, लैंडमार्क केसेस ऑन डेफॉर्मेशन। देन उसके बाद ये भी आपका लैंडमार्क केस है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी लैंडमार्क केस है, उसके बाद नेक्स्ट आपका डेफॉर्मेशन अंडर आईपीसी। आईपीसी हमारा था पहले, अब है बीएनएस। ठीक है, तो आईपीसी में सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द आईपीसी वो डेफॉर्मेशन को गवर्न करते थे। ये आपके लिए टॉर्ट लॉ में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो आईपीसी हमारा सब्जेक्ट था वो था हमारा क्रिमिनल सब्जेक्ट, मतलब क्रिमिनल लॉ के लिए। देन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि अगर आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा टीचर्स की तरफ से। तो डेफॉर्मेशन आउटलाइंस एक्सेप्शंस सच एज ट्रुथ मेड फॉर पब्लिक गुड, स्टेटमेंट मेड इन गुड फेथ एंड ओपिनियन अबाउट द पब्लिक परफॉर्मेंस। तो अगर ये स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट बोला ए ने बी को, अगर वो सच था या फिर पब्लिक गुड के लिए था, जनता की भलाई के लिए, या फिर एक ऐसे बिलीव में बोला गया जिसको, जो बोलने वाला पर्सन है उसको सच में लग रहा था, जेन्युइन ग्राउंड से उसके पास उसको सच मानने के लिए, हालांकि वो स्टेटमेंट बेशक फॉल्स हो, बट अगर सच अच्छे भरोसे में, अच्छे बिलीफ पे बोला गया है, तो वो क्या होगा, वो माफ कर दिया जाएगा, वो डेफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। ओपिनियन अबाउट द पब्लिक परफॉर्मेंस, अगर कोई पब्लिक इवेंट हुआ है और उसमें कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई ओपिनियन है, कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है कि मेरी ओपिनियन में ऐसा हो सकता है, तो वो क्या है, वो अलाउड होगा, वो डेफॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा। अब डेफॉर्मेशन की जो पनिशमेंट है, जो आईपीसी में सेक्शन 500 में दी हुई थी, वो 2 इयर्स है और फाइन है और बोथ है। ठीक है, तो 2 साल तक की सजा थी, फाइन था और या फिर दोनों हो सकता था। अब ये कंपैरिजन टेबल है बिटवीन टॉर्ट लॉ एंड आईपीसी, तो ये आपका सिविल है, ये आपका क्रिमिनल है।
तो ये आप देख लेंगे। अब इसमें सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स में आपको डेफर्मेशन में क्या डिफरेंस है सिविल में एंड क्रिमिनल में बताया हुआ है। देन उसके बाद ब्रिटिश एंड अमेरिकन लॉ, ये आपको मर्जी है या प्रेफर करो या मत करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका कंपैरिजन टेबल बिटवीन इंडियन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड आईपीसी, ब्रिटिश लॉ एंड अमेरिकन लॉ, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन टेबल है। एंड देन इस कंपैरिजन टेबल को आप देख लेंगे अगर आपको अपने आंसर में और कंटेंट चाहिए तो, अदरवाइज आपका आंसर यहीं पे कंक्लूड हो सकता है। दैट इज आफ्टर आईपीसी आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद डिफेंसेस पे आ जाएंगे। डिफेंसेस इन द डेफर्मेशन क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया। ट्रुथ, अगर सच्चाई बोली गई है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, स्पाउस के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वो क्या है, वो प्रिविलेज्ड है। वहां पे डेफर्मेशन का कंसेप्ट नहीं हो सकता। पति पत्नी अपने आपस में कुछ भी बोल देते किसी को किसी भी लेवल पे, तो डेफर्मेशन नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में एक दूसरे को जलील करा जाता है तो वो भी डेफर्मेशन नहीं हो सकता। देन जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं जो कि फॉल्स या ट्रूथ हो सकते हैं, तो वो भी डेफर्मेशन का पार्ट नहीं हो सकता। देन क्वालिफाइड प्रिविलेज, ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज का पार्ट था। क्वालिफाइड मतलब कि कुछ कंडीशन बेस्ड, और एब्सोल्यूट मतलब नो कंडीशंस इन्वॉल्व, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। स्टेटमेंट मेड इन गुड फेथ विदाउट मैलिस, कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन मतलब गंदा इंटेंशन नहीं था, भलाई के लिए बोला जा रहा था, मतलब उसको जेन्युइनली सच मान के बोला जा रहा है। सच एज दोज इन एम्प्लॉय रेफरेंसेस और मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी जेन्युइन मान के उस चीज को बोला जाता है, फिर दिखाया जाता है और उसका फैक्ट भी बताया जाता है कि वो कहां से बोल रहे हैं ये चीज, तो वो क्या है, वो डेफर्मेशन नहीं माना जाता। और फिर कंसेंट है। कंसेंट मतलब अगर प्लेंटिफ ने खुद ने कंसेंट किया हुआ, आप बोल सकते हो मेरे बारे में। एंड देन फेयर कमेंट, अगर ऑनेस्ट ओपिनियन है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला जा रहा है, जैसे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो उस केस में क्या है, वो अलाउड है। देन उसके बाद कंक्लूजन है आपका। ये कंक्लूजन मेंशन करने के बाद आपका ये टॉपिक भी हो गया ओवर। तो इसी के साथ हमारा टॉर्ट लॉ का यूनिट 3 भी खत्म हो गई। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है टॉर्ट लॉ की यूनिट 4 हो या फिर कोई और सब्जेक्ट की यूनिट जल्दी कवर करेंगे, ताकि आप लोग जो एग्जाम्स है सेमेस्टर वाले वो अच्छे से हो सके। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।